3.11 सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। आप रिकॉल कीजिए एक डेनियल सेल को। डेनियल सेल पर क्या रहता है कि वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ करंट देखने को मिलता है। तो डेनियल सेल जो कि केमिस्ट्री में हमने देखा हुआ होगा, तो उस पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से। यहाँ हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ हम बात करेंगे करंट के बारे में, वहाँ हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम फिजिक्स के ओवरव्यू से देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो कि यहाँ पर वो डेनियल सेल कैसे वर्क करता है। मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं रिलेट करूँगा और जो मैं एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। ऑलराइट, अलाउ कीजिए, इतना तो मुझे अलाउ करना आपको बनता ही है। चलिए देखिए, मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, बीच में एक फ़िल्टर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट, और इस साइड में जिंक सल्फेट, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड है। ऑलराइट, मान के चलते हैं ये जिंक है, ये है कॉपर का। ये जो फिल्टर है, यानी कि बीच में जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेपरेट किया हुआ है, तो ये फिल्टर अलाउ करता है आयंस को पास करने के लिए। इतना क्लियर है? ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ कॉपर है, इस साइड में जिंक है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर या फिर जिंक? ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यानी कि अगर कॉपर का सल्फेट है तो उस कॉपर के सल्फेट को ये जिंक के सल्फेट में कन्वर्ट करना चाहेगा। ऑलराइट, तो क्या करता है कि कॉपर सल्फेट यहाँ पर Cu2+ और SO4 में ब्रेक करता है। ऑलराइट, और ये SO4 यहाँ ट्रेवल करता है इस साइड में, और ट्रेवल करने की वजह से यहाँ पर जो जिंक है, ये जिंक रोड, इस जिंक रोड से ये रिएक्ट करता है ये SO4- और यहाँ जिंक सल्फेट बनाता है, यानी कि ये वाला बनाता है जिंक सल्फेट, और ये यहाँ पर रिसाइड करता है जिंक सल्फेट। ऑलराइट, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर ये कॉपर 2+ जो छूट गया है, ये कॉपर 2+ इस पर आकर के अटैच हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉपर प्लेटिंग हो रहा है। ऑलराइट, तो जिंक का रोड धीरे धीरे गलते जाता है और वो कम होते जाता है। यानी कि यहाँ से जो जिंक इसमें रिएक्ट किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ये छोड़ दिया, दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, तभी ना यहाँ पर ये जिंक 2+ बनाया। यानी कि SO4 से कंबाइन करने के लिए हमें जिंक 2+ चाहिए, और ये तो जिंक नॉर्मल यहाँ पर है, तो ये जिंक 2+ इस SO4 से रिएक्ट करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह गए। उन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर जो Cu2+ है उस 2+ की वजह से ये पॉजिटिव। अब अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं, यानी कि कनेक्ट करने पर ही ये होगा, तो कनेक्ट करने पर यहाँ अगर हम बल्ब लगाते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साइड में ये फ्लो करना स्टार्ट करता है। और ये जब ऐसा स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर फिर जिंक ऐसे रहते जाएंगे, जिंक फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से यहाँ पर इसी तरीके के करंट फ्लो होते जाएंगे। ऑलराइट, ये हो गया केमिस्ट्री के ओवरव्यू से। केमिस्ट्री का ओवरव्यू से हो गया। अब हम अपने फिजिक्स के ओवरव्यू से देखते हैं। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो किधर से किधर कर रहा है? इस साइड से इस साइड में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस साइड से इस साइड जा रहा है। ऑलराइट, सो करंट ऐसा है। यहाँ पर अंदर में जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन पर है, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस साइड फ्लो कर रहा है। आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। अब यहाँ चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का आ रहा है। ये यहाँ पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ऑलराइट, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑलराइट, इन सभी को मैं यहाँ थोड़ा सा, आप फोकस करो इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट डायरेक्शन में है करंट के। ये कैसे पॉसिबल है? करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड में है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। आप कहोगे कि यहाँ पर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे इस साइड में आना चाहिए और करंट जो है ये इस साइड में फ्लो करेगा, तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो ये ऑपोजिट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर एनर्जी इतना दे रहे हैं कि ये यहाँ ट्रेवल कर पाए। ऑलराइट, इसी की वजह से यहाँ हमें करंट देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, सो बुक में कहता है कि हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, जो फिगर में दिया हुआ है PNN से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑलराइट, कहता है कि उसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड एक्सचेंज कर रहे हैं चार्जेस को इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो चार्जेस को ये एक्सचेंज तब कर रहे हैं जब इनके पास में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है, तभी यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन इसीलिए होता है ताकि वो आगे चल के स्टेबल फॉर्म में आ जाए, या फिर अगर ज़्यादा एनर्जी वाले स्टेट पर हैं तो वो थोड़े से लोअर एनर्जी वाले स्टेट पर आ जाए, इसीलिए रिएक्शंस होते हैं। तो अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलराइट, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर चलिए मानते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास में V प्लस पोटेंशियल डिफरेंस है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के बीच पर, यानी कि इस इस P वाले और इस A के बीच पर V प्लस का पोटेंशियल डिफरेंस है। और उसी तरीके से जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर -V है। V माइनस यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया हुआ ये V माइनस जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर V प्लस रिप्रेजेंटेशन है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साइड में जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कहता है कि जब कोई भी यहाँ पर करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अंदर में चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि पूरे जगह पर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर सभी जगह पोटेंशियल सेम है। इतना क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया है ना, तो इन्फिनिटी होने पर यहाँ पर जो करंट है ये फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो चार्जेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे, क्योंकि डेनियल सेल को माना जाता है कि वो जो है स्टडी करंट को एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर प्रोवाइड करे। स्टडी करंट मतलब लगातार केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे और लगातार वो करंट प्रोवाइड करते रहेगा। तो जब करंट यहाँ पर नहीं जा रहा है तो रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो उस वक्त P और N उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P प्लस पोटेंशियल एट A, ऑलराइट, माइनस पोटेंशियल एट N प्लस पोटेंशियल एट B। ठीक है, आपको अगर दिख रहा हो तभी तो ठीक होगा। अच्छा चलिए, दिख रहा होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B दोनों इक्वल हैं।
तो यहाँ पर ये नेगेटिव अंदर में अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये Vn तो नेगेटिव होगा ही, तो इसे मान के चलते हैं प्लस, और अंदर वाले को नेगेटिव नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर Va और Vb ये कैंसिल हो जाएगा, और Vp जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आई मीन डेल्टा V जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vp माइनस Vn। ठीक है, Vp कितना था V प्लस, और Vn कितना था V माइनस V माइनस। तो अगर उन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर दें तो V प्लस माइनस V माइनस अगर करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा V प्लस प्लस V माइनस, यानी कि उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है। क्लियर है? अगर आप कॉपी में फिर से करोगे तो इजीली आपको दिख जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में कन्फ्यूजन हो रहा था होगा। चलिए, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पर ये वोल्टेज ही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है। लेकिन ये वोल्टेज जो है पहले नहीं जाना जाता था, ये वोल्टेज को डिस्कवर नहीं किया हुआ था, इसलिए उस वक्त बोला जाता था कि ये एक फोर्स है। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। सो E का जो यहाँ पर आप निकाल सकते हो इस सिचुएशन के लिए, वो हो जाएगा E इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, जो कि 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इस E यानी कि EMF के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। मान के चलते हैं कि ये जो सेटअप है, इस सेटअप को चलिए मानते हैं कि ऐसा सिंबल में हम इसे रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R, ये फाइनाइट रेजिस्टेंस है, और राइट यहाँ पर इन्फिनिटी का बात नहीं चल रहा है। तो जब यहाँ फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कुछ यहाँ पर करंट फ्लो होगा, और राइट चलिए मान के चलते हैं कि करंट I फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R पर फ्रॉम C टू D, यानी कि C से D यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। ये जो एरो है ये इस साइड में होना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है कि जो करंट अंदर में फ्लो करेगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका N2P, यानी कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड में, सॉरी, जो आयंस हैं नेगेटिव आयंस, वो यहाँ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है, उस वक्त मैंने इस साइड में नेगेटिव लिया हुआ था और इस साइड में पॉजिटिव, इसी की वजह से मैंने बताया था कि इस साइड से इस साइड में जो इलेक्ट्रोलाइट में से SO4 माइनस है वो ट्रेवल कर रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पर उल्टा है, P टू N यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ जो P दिया हुआ है उस P और N के बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नाउ यहाँ कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट में जहाँ करंट फ्लो करता है उसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, R से उसे हम डिनोट करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ अंदर में भी यहाँ एक रेजिस्टेंस है जो कि करंट फ्लो करने को रेजिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिचुएशन जो हमने लिया हुआ था पहले वाला, R को हमने लिया हुआ था इन्फिनिटी, जिसकी वजह से V इक्वल टू IR होता है। तो नीचे में R अगर इन्फिनिटी हो गया तो जो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो उस वक्त जो हमने यहाँ पर EMF कैलकुलेट किया हुआ था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पर। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पर जो मैंने यहाँ पर बताया था उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, और कहता है कि जो EMF यहाँ पर आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पर, जहाँ पर कोई भी करंट यहाँ पर नहीं फ्लो कर रहा है।
मैंने ये वाला जो क्वांटिटी है इसे वहाँ नहीं लिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ये हमने पहले ही एज्यूम किया हुआ था कि ये दोनों यहाँ पर जीरो हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जीरो है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। इससे अलग थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है जिससे यहाँ करंट आ रहे हैं। अगर हम दो मेटल्स को भी जो डिफरेंट यहाँ पर वैलेंसीज शो करते हैं उसे अगर हम एक दूसरे के सामने लाएं और उन दोनों के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सब केमिकल रिएक्शंस के बारे में है, ये सब केमिकल्स के बारे में बात कर रहा है। चलिए हम फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। कहता है कि अगर R फाइनाइट रहे, I जीरो ना हो, जैसे कि अभी हमने देखा हुआ था, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है P और N के बीच में, तो वो हो जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में माइनस IR, क्योंकि यहाँ पर अंदर में एक रेजिस्टेंस है R छोटा वाला और ये अंदर में करंट भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर I जो है जीरो नहीं है, R फाइनाइट है उसके वजह से, और नेगेटिव साइन उसके ओपोजिट फ्लो होने की वजह से, जो हमने देखा हुआ है कि जो करंट है वो ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अंदर में, यानी कि करंट I फ्लोज फ्रॉम B टू A इन द इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में हम इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर नेगलेक्ट भी करें तो भी चलता है, क्योंकि करंट अगर हम वहाँ लें जो कि इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करे, यानी कि E जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा IR के रिलेटेड, तो अगर हम वहाँ पर नेगलेक्ट भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। और ये जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये अलग अलग यहाँ पर सेल टू सेल ये वेरी करता है। जो ड्राई सेल्स होते हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम लिक्विड वाला देखते हैं उसके कंपेयर पर। आगे कहता है कि अगर यहाँ हम ओम्स लॉ लगा दें V=IR, तो अगर इस पोटेंशियल को हम E-IR जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर, ये V=E-IR, इसे अगर हम वहाँ पर पुट कर दें तो हमें मिलेगा करंट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R, यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस है उसका सम। तो अगर यहाँ इसलिए कह रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें, तो रेजिस्टेंस को अगर जीरो कर देते हैं जो बाहर का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा I=E/R। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम करंट फ्लो करने का मतलब क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शंस बहुत फास्ट हो रहे हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जब बहुत फास्ट होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर हीट रिलीज़ होता है। हीट रिलीज होने से वो अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल का बात करें तो वो बॉयल भी कर सकता है, और बॉयल होने से वो ब्लास्ट भी कर सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज भी कर सकता है, इसीलिए सेल को भी डैमेज कर सकता है और बाहर भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मैक्सिमम अलाउड करंट जो है वो लोअर रखा जाता है इस आई मैक्स से। अलाउड करंट मतलब जिस करंट पर हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं उस करंट को यहाँ पर थोड़ा सा कम ही रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ऑलराइट, नाउ आते हैं सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल में जैसे कंबाइन करते हैं वो कैसे कंबाइन हो सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कभी, जैसे कि कुछ इस तरीके से सेल को कनेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है ना। तो यहाँ पर एक से अधिक सेल्स को कुछ इस तरीके से कंबाइन किया हुआ है। सेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का है, अगर हम सिंगल सेल का बात करें, जहाँ पर जो लंबा वाला यहाँ पर आप देख सकते हो, वो लंबा वाला जो है ये है पॉजिटिव और जो छोटा वाला है ये है नेगेटिव। चलिए देखते हैं कि कैसे उसका जो ईएमएफ है उसे हम ऐड करेंगे और कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर हम ध्यान में रखते हुए उसे ऐड करेंगे। कहता है कि कंसिडर कीजिए कुछ इस तरीके का सिचुएशन, यहाँ पर जो सिचुएशन दिया हुआ है इस सिचुएशन को कंसिडर कीजिए। इस तरीके से दो सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं A, B और C। मान के चलते हैं कि A पर VA है पोटेंशियल,
बी पर वी बी है पोटेंशियल और सी पर भी सी है पोटेंशियल। अगर हम इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे निकालना चाहें तो हम यहाँ पर करेंगे वी ए माइनस वी बी। ऑलराइट, पॉजिटिव से हम माइनस करते हैं नेगेटिव को, तो वो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, वो आता है ई माइनस आई आर। तो यहाँ पर हम E1 ले रहे हैं और R1 ले रहे हैं, ये सोचते हुए कि ये फर्स्ट वाला सेल है। ऑलराइट, तो यहाँ R1 लिया हुआ है, E1 लिया हुआ है। अगर हम यहीं इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो हम यहाँ पर वी बी माइनस वी सी करेंगे, तो वो भी हमें मिलेगा ई माइनस आई ई टू माइनस आई आर टू। ऑलराइट, अब हम अगर फाइनल यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो वी ए सी अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा वी ए माइनस वी सी, और ये हमें इतना मिलेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी कैलकुलेशन से। अब हम मान के चलते हैं कि वहाँ एक ही सेल है, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर करने वाले हैं कि एक सेल अगर हम रखें तो उसका जो यहाँ पर ईएमएफ होगा और उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ताकि इन दोनों को compete कर पाए, यानी कि दोनों का सेम हम निकालेंगे एक ही सेल के रिलेटेड। तो अगर एक सेल को देखें तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन 3.63 और इक्वेशन यहाँ का है 3.62, उन दोनों को कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि ई माइनस आई आर आपको दिख रहा होगा, तो ई के जगह पर E1 प्लस E2 है और आर के जगह पर R1 प्लस R2 है। तो यहाँ अगर हम उसे कंपेयर कर दें तो आपको जो इक्विवेलेंट वाला मिलेगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा R1 प्लस R2। आगे कहता है कि जो हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो हमने पहले में जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव वाले को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ था, यहाँ का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और अगर हम 2 से ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उसी तरीके से पॉजिटिव को नेगेटिव में हम इसी तरीके से कनेक्ट कर रहे थे। अगर हम उसे रिवर्स कर देते हैं, यानी कि अगर इस साइड में पॉजिटिव हो और इस साइड में नेगेटिव हो, यानी कि अंदर वाला दोनों नेगेटिव ही हो जाए, उससे अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो इक्वेशन आएगा ई इक्विवेलेंट वो E1 माइनस E2 आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर आप इस इक्वेशन में उसे पुट कर दो यहाँ पर, तो वी ए माइनस वी बी के जगह पर आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा E1 माइनस आई आर वन, बट वी बी माइनस वी सी के जगह पर E2 माइनस आई आर टू जो है वो नेगेटिव में आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वी सी ज़्यादा हो जाएगा और वी बी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप अगर टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, जो यहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। ऑलराइट, आगे कहता है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो है उसे आप कंबाइन कर सकते हो n नंबर ऑफ सेल तक, जितना सेल आप चाहो उतना सेल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और जो ये ईएमएफ है उसे आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। और वहीं पर अगर आप रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना चाहो तो उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल ऐड करके। तो हमने देख लिया, यहाँ पर मान के चलते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है किसी सर्किट पर। ऑलराइट, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ अगर हम 2 सेल्स ले रहे हैं, दोनों को पैरेलल कंबाइन किया हुआ है, तो जितना करंट इस साइड से घुसेगा उतना ही करंट इस साइड से बाहर निकलेगा, और दोनों के पास में अलग अलग ईएमएफ होने की वजह से दोनों के पास में जो करंट आएगा वो अलग अलग आएगा। ऑलराइट, ओम्स लॉ से आप देख सकते हो, इसे प्रूफ कर सकते हो। सो यहाँ पर जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। चलिए मानते हैं कुछ पॉइंट्स A, B1, B2 और C। अगर हम B1 और B2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो अगर हम ऊपर वाले सेल को देख करके निकालें या फिर नीचे वाले सेल को देख करके निकालें, दोनों सेम ही यहाँ पर रिजल्ट देगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, और उसे हम 2 तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था, जो सिंगल सेल वाला था उसके बीच में यहाँ पर A लिया हुआ था और यहाँ B लिया हुआ था। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB हमने किया हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे VB1 माइनस VB2, जो कि हमें मिलता है E1 माइनस IR1, जैसा हमें पहले मिल चुका है। उसी तरीके से अगर हम VB1 माइनस VB2 करें तो इस वाले सेल को देखते हुए हमें VE2 माइनस I2 R2 हमें मिलेगा। ऑलराइट, अब जो भी इक्वेशन हमें मिला हुआ था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2,
और v इक्वल्स टू E2 माइनस आई आर टू, और इस इक्वेशन को, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ हम i के प्लेस पर, ये i के प्लेस पर i इक्वल्स टू हम करके i1 को हम लिख सकते हैं E1 माइनस वी बाई आर वन, और E2 माइनस वी बाई आर टू, I2 को हम लिख सकते हैं। इजी है, आप यहाँ पर करके देख सकते हो। v इक्वल्स टू E2 माइनस I2R2 यहाँ है, आप इस E2 को इस साइड में ले आओ तो v माइनस E2 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस I2R2 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस I2R2, अगर इस R2 को हम यहाँ नीचे ले आएँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा v माइनस E2 बाई R2, लेकिन माइनस I है तो इस E2 को हम आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पर E2 माइनस वी बाई आर हो जाएगा, R2 यहाँ हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो v है, इस v को हम सेपरेट कर देते हैं, E1 बाई R1 माइनस वी बाई R1, और यहाँ से भी एक v निकल जाएगा, बाई R2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम अलग से लिख सकते हैं इस तरीके से, और इन दोनों को हम E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 हम इस तरीके से। अब यहाँ जो v है, ये v हमें मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर आप यहाँ पर ये I वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर आप रिलेट करो, आगे बढ़ाओ, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। v का जो यहाँ पर इक्वेशन है वो इजीली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे इजीली लिख सकते हैं। अगर एक सिंगल सेल में रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस करके हम v इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ऑलराइट, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं। अब हम अगर इक्विवेलेंट, यहाँ वोल्टेज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है दोनों इक्वेशन को अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पर E के जगह पर हम इसे लिख सकते हैं और R के जगह पर हम इसे लिख सकते हैं। तो E के जगह पर अगर हम रिप्लेस कर दें, E इक्विवेलेंट के जगह पर E1 R प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, जिसे हम सिंपलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं जो R इक्विवेलेंट हमें आया उसे भी हम सिंपलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इजी है, आप इजीली कर लोगे। लास्ट में कहता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ था, उसी कॉम्बिनेशन में अगर हम रिवर्स करके जोड़ दें, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साइड में करके जोड़ दें, तो जो E2 है वो E2 को हम माइनस E2 से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। फिर आगे कहता है कि यहाँ पर जो EMFs हैं, उन EMFs को हम इजीली नंबर ऑफ EMFs जोड़ सकते हैं और उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो E इक्विवेलेंट है और R इक्विवेलेंट है, उन्हें कुछ इस तरीके के फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को अगर आपको करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, ज़रूर मुझे आपको कमेंट करना ही है। ऑलराइट, किरचॉफ्स रूल हम कल स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।